हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है मेरे पॉलिटिकल साइंस के इस लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर में हम 12th क्लास की पॉल साइंस बुक को कवर कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पॉल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। सो हे गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज कीप लव एंड कीप सपोर्ट। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, हिंदी में दो ध्रुवीयता का अंत। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में 1945 से 1990, 1945 से 1990 के बीच के दौरान दो सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध चला और फाइनली यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया। सामने स्क्रीन पर आप कुछ अंडरलाइन टॉपिक्स को देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को ही हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और बाकी के जो टॉपिक्स है उनको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन ऑन आवर टॉपिक। सो फर्स्ट हेडिंग है हमारी सोवियत सिस्टम 1917 टू 1990, 1917 से 1990। हेडिंग को समझने से पहले हमें पहले एक बार मैप को देख लेना चाहिए। इस मैप में आप काफी सारे देश को देख सकते हैं और इसमें रशिया भी है। तो फाइनली जो यूएसएसआर है उसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर। सो यूएसएसआर में ये सारे 15 देश जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सब इंक्लूडेड है, इंस्टेड ऑफ मंगोलिया एंड चाइना। स्टार्टिंग में इन टॉपिक्स को पढ़ने के दौरान आपको कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है यूएसएसआर और रशिया के बीच, बट मैं ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए, जो रशिया है वो पहले एक सेपरेट कंट्री था, बट आगे चलकर 1917 में 1917 में रूस के अंदर एक क्रांति हुई जिसे रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और फाइनली रशियन रेवोल्यूशन के बाद में जो वहाँ का राजा था जार निकोलस सेकंड, उसको खत्म कर दिया। उसकी जो डिक्टेटरशिप थी, जो उसकी तानाशाही थी, उसको खत्म करके फाइनली जो रशिया है उसको आगे चलकर यूएसएसआर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जब यूएसएसआर बना तब वहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर लेनिन, और व्लादिमीर लेनिन सोशलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे। तो आगे चलकर जो भी देश रशिया के मॉडल को अपनाना चाहते थे वो रशिया के साथ में हो गए और 1922 के 5 देशों के साथ में रशिया कन्वर्ट हुआ यूएसएसआर में। तो फाइनली आगे चलकर 1945 में जोसेफ स्टालिन के टाइम पर यूएसएसआर में 10 कंट्रीज और ऐड हो गई आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ये टोटल 15 कंट्रीज का एक ग्रुप बना। और आगे चलकर इन्होंने वार्सो पैक्ट बनाया 1955 में, जो कि एक मिलिट्री ग्रुप था। तो ये थी एक छोटी सी ब्रीफिंग जिससे कि आपको ये यूएसएसआर और जो रशिया है उसके बारे में क्लैरिटी आ सके। आइए अब हम अपनी स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड नीड फॉर इगैलिटेरियन सोसाइटी एज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म। रशिया में 1917 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ जिसने कहीं ना कहीं पूरे देश को इंस्पायर किया और फाइनली आगे चलकर रशियन रेवोल्यूशन में यूएसएसआर का बेस पड़ा यानी कि नींव पड़ी, जिसके बिहाफ पर आगे चलकर यूएसएसआर की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और इस क्रांति में पूंजीवाद कैपिटलिज्म को अपोज किया गया। उसके अगेंस्ट काफी सारे नेताओं ने और लोगों ने एक क्रांति करी। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया, यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को इंडिपेंडेंट करवाया फासिस्ट फोर्सेस से। देयर वाज चेंज इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसएसआर। Then the Soviet economy became more developed than the rest of the world except the US। आगे चलकर यूएसएसआर ने अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया और वो कहीं ना कहीं यूएस के मुकाबले दूसरे देशों से काफी ज्यादा डेवलप था। However, the Soviet system became very bureaucratic and authoritarian. It made life very difficult for its citizens। यूएसएसआर में कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम था उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिससे कि वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई। In the arms race, the Soviet Union managed to match us from time to time, but at great cost। सोवियत यूनियन ने यूएस को कंपटीशन दिया और उसमें महारत भी हासिल की, बट आगे चलकर इसको इसके काफी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक बार यूएसएसआर ने अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेजी और वहां पर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को कुछ लिखना था अपनी कॉपीज में, तो वहां पर जो अर्थ का पैन है वो वर्क नहीं कर रहा था। तो आगे चलकर जब वो वापस आए और उन्होंने ये प्रॉब्लम यूएसएसआर के स्पेस एजेंसी से शेयर करी कि जो अर्थ का पैन है वो स्पेस में वर्क नहीं करता, तो उन्होंने ऐसा एक पैन बनाया जो जीरो ग्रेविटी पे वर्क कर सके, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। तो आगे चलकर उन्होंने करोड़ों लाखों पैसे खर्च करे और एक ऐसा पैन बनाया जो स्पेस में जीरो ग्रेविटी पे वर्क कर सके। तो इसके ही जस्ट रिस्पॉन्स में यूएस ने भी पैन नहीं बनाया, उन्होंने पेंसिल लेकर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज दिया। तो जो पेंसिल है वो बिना ग्रेविटी में भी काम कर गई, बट वहीं यूएसएसआर ने बिना दिमाग यूज करे वो पैन बनाने में काफी लाखों करोड़ों पैसा खर्च कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि वर्क दोनों ही कर रहे थे, कॉम्पिटिशन दोनों में ही था, बट कौन दिमाग से काम ले रहा है और कौन मनी से काम ले रहा है। आइए अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड हेडिंग की, गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर।
USSR. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform the system. He introduced economic and political reforms policies of perestroika, reconstructing and glasnost openness, but later his policies were criticized. 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने यूएसएसआर के और उन्होंने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यूएसएसआर में इंप्लीमेंट किए, जिसमें से बेसिकली दो सबसे पॉपुलर पॉलिसीज थी, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था रिकंस्ट्रक्टिंग, यानी कि यूएसएसआर को दोबारा पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करा जाए। जिन देशों में यूएसएसआर के डेवलपमेंट्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, रोड्स नहीं है, फ्लाईओवर टूटे हुए हैं, ये फ्लाईओवर्स की कमी है, तो एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट करना। और ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस की इलेक्शंस में चेंजेस करे जाए कि अब सिर्फ एक पार्टी इलेक्शंस नहीं लड़ेगी, इलेक्शंस में मल्टीपल पार्टी सिस्टम होना चाहिए, लोगों को अपनी राय रखनी चाहिए, लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। तो कुछ इस तरीके के जो रिफॉर्म्स थे वो मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये रिफॉर्म्स यूएसएसआर के डेवलपमेंट के लिए अच्छे थे, बट वहाँ के जो ओल्ड लीडर्स थे, पुराने नेता थे, उन्होंने इस पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया, इनका विरोध किया। अ coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. The people did not want the old style rule of Communist Party and wanted freedom. 1991 में यूएसएसआर में सैनिक कूप यानी कि तख्ता पलट हो गया, गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और लोग पुराने यूएसएसआर के सिस्टम से नाखुश थे। वो चाहते थे फ्रीडम, उनको एक नए तरीके से गवर्नमेंट को चलाना था और एक नए तरीके की गवर्नमेंट के रूल में रहना था, ना कि पुराने ओल्ड कम्युनिस्ट सिस्टम के अंडर। रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, द थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर, डिक्लेयर्ड इन दिसंबर 1991 दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड। 1991 में यूएसएसआर के तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन तीन देशों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि यूएसएसआर अब नहीं रहा और इन तीन देशों ने अपने आप को यूएसएसआर से सेपरेट कर लिया और आगे चलकर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लिया। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। आगे चलकर ज्यादा कंट्रियों ने कैपिटलिज्म के मॉडल को अपना लिया और जो कम्युनिस्ट रूल था उसको अपने देश से निकाल दिया। आप सामने मैप में लोकेशन देख सकते हैं, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये तीन कंट्रीज सबसे पहले यूएसएसआर में से बाहर हुए थे और अक्सर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो फर्स्ट तीन कौन सी कंट्री थी जिन्होंने यूएसएसआर को छोड़ दिया था। तो यूक्रेन, बेलारूस एंड रशिया। आइए अब बात करते हैं किन रीजंस की वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के इंटरनल प्रॉब्लम्स, उनकी वीकनेस की वजह से लोगों की जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। पहला रीजन ये था, the economy of Soviet Union became stagnant. The Soviet economy used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenals. USSR ने अपना ज्यादातर पैसा और जो रिसोर्सेज थे वो न्यूक्लियर पावर्स को मेंटेन और उनको बनाने में लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों की जो नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पाई। The Soviet Union too became stagnant due to rampant corruption, the unwillingness to allow more openness in government and the centralization of authority in vast land. गवर्नमेंट में बड़े स्केल पर करप्शन आ गया था और बहुत बड़े स्केल पर लैंड को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, जिससे कि सारी जमीन गवर्नमेंट के हाथ में थी। अगर कोई व्यक्ति अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था तो वो बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकता क्योंकि पूरी जमीन गवर्नमेंट की थी। अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म्स ऑफ द गोर्बाचेव। इट वाज बिलीव्ड दैट द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बाचेव वर एट अ वेरी स्लो पेस। सोसाइटी का एक तबका गोर्बाचेव के रिफॉर्म से खुश नहीं था और ये माना जा रहा था गोर्बाचेव के दिए गए सुधार की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। अनदर रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड the desire for sovereignty within various republics including Russia and the Baltic republics. यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का एक रीजन यह भी है कि एक नेशनलिज्म सभी देशों में फैल गया और लोगों ने राष्ट्रवाद की मांग काफी बड़े स्केल पर अपने देशों में विभिन्न आंदोलनों और प्रदर्शनों के द्वारा दिखानी शुरू कर दी, जिससे कि गवर्नमेंट को अब ये लग रहा था कि अब हम ज्यादा लंबे समय तक यूएसएसआर को चला नहीं सकते हैं और बाल्टिक नेशंस ने भी कहीं ना कहीं यूएसएसआर का क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिया। आइए बात करते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम। इट लेड टू द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। देयर वाज नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ये रहा कि कोल्ड वॉर का एंड हो गया और अब कोई वॉर नहीं थी, कोई डिस्प्यूट नहीं था सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के बीच में। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड थस इट लेड टू चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल लेवल पर पावर रिलेशंस बहुत हद तक चेंज हो गए और अब लोगों के थॉट्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर विच ऑल्सो बैक द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मेकिंग इट डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। वर्ल्ड में अमेरिका एक इकलौती सुपर पावर रह गया और इसने आगे चलकर कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया, उसको प्रमोट किया। द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे फॉर द emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspirations and
चॉइसेस। सोवियत यूनियन के एंड के साथ काफी सारे नए देशों का इमरजेंस हुआ, यानी कि बहुत से देश आजाद हुए और उन देशों के पास में ये स्वतंत्रता थी, ये इंडिपेंडेंस थी कि वो अपनी चॉइसेस से अपनी गवर्नमेंट के रूल को चूज कर सके। द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मैनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज, ईच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज। आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पर काफी तरह के नए प्लेयर्स आए, यानी कि बहुत सारे नए इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बने, पॉलिटिकल पार्टीज बनी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने और इनकी कुछ अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी थी। तो इसी सब के साथ अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी लेक्चर बी को जरूर देखिए, जिसमें मैंने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कवर किया हुआ है, जो बाकी यूनिट जो छूट गई है। अगर आप इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर। हमारी टेलीग्राम आईडी है इंस्पिरेशन फॉर यू स्टूडेंट्स, हमारा फेसबुक पेज है इंस्पिरेशन फॉर यू। अदरवाइज और किसी हेल्प के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।